ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए हो चुकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के बारे में। ये प्रश्न पत्र है आपका भूगोल विषय का, जिसमें आपको विषय से 2 प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है इसमें कुल 150 प्रश्न हैं, जिसकी परीक्षा 28 सितंबर 2021 को संपन्न हुई थी। तो प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में आपको मालूम है कि इसके पहले ढेर सारे प्रश्न सॉल्व करके चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इन प्रश्नों की जानकारी रहना आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर होता है। क्योंकि होता क्या है कि आपसे एज इट इज कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या थोड़ा सा घुमा फिरा के विकल्पों में चेंज करके, या प्रश्नों की जो क्लिष्टता है या थोड़ा कठिनता है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्नों को देखने के पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये वर्ष आपके लिए सफलता भरा हो। तो आइए देखते हैं कि जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि जलवायु एवं मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन। ऑप्शन दिए हुए क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल में ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल एवं ओजोन मंडल में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ओजोनोस्फेयर। तो आपका जो सही उत्तर है उस विकल्प का आप चयन कीजिए। बताइए कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका 1 नंबर क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न है आपका कि कारक जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है वह है। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट इंसुलेशन इज। ऑप्शन दिए हुए हैं घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य किरणों का नतिकोण या प्रचलित पवन। मतलब रोटेशन, रिवोल्यूशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज एंड प्रिवेलिंग विंड्स। तो आपका जो सही विकल्प होगा कौन सा सही है, वो है आपका प्रचलित पवन। अगला प्रश्न है आपका कि वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है वह है। द गैस विच हैज थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज इन ड्राई एयर कंपोजिशन इन लोअर एटमॉस्फेयर इज। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड आर्गन। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है, सही विकल्प आप बताइए। इसके पहले मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि पहली और दूसरी सर्वाधिक प्रतिशत मान वाली गैसें कौन सी हैं। तो पहली है आपकी नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन और तीसरी जो है वो है आपकी आर्गन। कितना परसेंटेज है, 0.93%। अब आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत वायु। नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के अंतर्गत भूगोल विषय का, जिसके अंतर्गत हमने जो प्रश्न पत्र उठाया था वो था आपका प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें कुल 150 प्रश्न थे, जिसमें से 3 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आइए जो तीनों प्रश्न सॉल्व किए थे उनको स्पीड में देख लेते हैं कि क्या प्रश्न थे। पहला प्रश्न था जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन दिए थे, उसमें जो आपका सही विकल्प था वो था आपका क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न था आपका कि कारक जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है वह है। ऑप्शन दिए हुए थे, ये चारों ऑप्शन थे आपके सामने हैं। उसमें जो सही उत्तर था वो आपका था प्रचलित पवन। अगला प्रश्न जो था वह था कि वह गैस जिसमें निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है वह है। आपका सही उत्तर था उसमें आर्गन। ये 3 प्रश्न हमने देख लिए थे। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न से देखते हैं, उसको सही से व्याख्या सहित समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की परत या परतें जो एपल्टन परत के नाम से जानी जाती है। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन एज एपल्टन लेयर इज और। ऑप्शन दिए हुए डी परत, ई परत, F1 एंड F2 परत या जी परत। तो आपका सही उत्तर कौन सा है, आपका सही उत्तर है F1 एंड F2 परतें। अगला प्रश्न आपका जो है वह पूछा गया है कि वायु अपवाह से अभिप्राय है। द टर्म एयर ड्रेनेज रिफर्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर वायु की क्षैतिजीय गति, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट प्लेस,
दूसरा है आपका ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु राशि की क्षैतिजीय गति, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मास फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका चक्रवात के केंद्र की ओर वायु का चक्रीय अंतर्प्रवाह, साइक्लिक इनफ्लो ऑफ एयर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है कि ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति, मूविंग डाउन ऑफ कोल्ड एयर अलोंग स्लोप्स फ्रॉम माउंटेन टॉप इनटू द वैली। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आपका सही उत्तर है 4 नंबर, ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति को वायु प्रवाह कहते हैं, एयर ड्रेनेज कहते हैं। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर डिग्री में कितने के समतुल्य होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू डैश 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 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप बताइए कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 222, 32, 232 या 168। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? वो है आपका 212 फ़ारेनहाइट के। तो अब आप ये फार्मूला आपको मालूम होगा कि C/5 इक्वल टू F-32/9। ये आपका एक फार्मूला है जिसके तहत आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से, अपने 10th में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपका है कि वार्षिक तापमान परिसर की गणना की जाती है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड एज। ऑप्शन दिए हुए विगत 100 वर्षों में वार्षिक अधिकतम एवं वार्षिक न्यूनतम तापमानों में अंतर से, द डिफरेंस बिटवीन एनुअल मैक्सिमम एंड एनुअल मिनिमम टेम्परेचर्स इन द लास्ट 100 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन है आपका कि एक वर्ष में सबसे गर्म एवं ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर से, डिफरेंस बिटवीन वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथली मीन्स ऑफ टेम्परेचर्स इन ए ईयर। तीसरा ऑप्शन है कि एक वर्ष में दैनिक अधिकतम एवं दैनिक न्यूनतम तापमानों में अंतर से, डिफरेंस बिटवीन डेली मैक्सिमम एंड डेली मिनिमम टेम्परेचर्स इन ए ईयर। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका है कि विगत 30 वर्षों में अधिकतम औसत एवं न्यूनतम औसत तापमानों में अंतर से, डिफरेंस बिटवीन एवरेज मैक्सिमम एंड एवरेज मिनिमम टेम्परेचर्स इन लास्ट 30 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे उसको मापते हैं। तो आप बताइए कि आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका सही विकल्प जो है वो है आपका 2 नंबर, कि एक वर्ष में सबसे गर्म एवं ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर से हम वार्षिक ताप परिसर की गणना करते हैं। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। विंड ब्लोज एंटी क्लॉकवाइज इन ए साइक्लोन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा ऑप्शन है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। विंड्स ब्लोज क्लॉकवाइज इन ए साइक्लोन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड ऑप्शन है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। विंड ब्लोज क्लॉकवाइज इन ए साइक्लोन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और फोर्थ वन ऑप्शन है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। विंड ब्लोज क्लॉकवाइज इन द एंटी साइक्लोन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको अगर सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो 8 नंबर जो प्रश्न है आपका जो सही उत्तर है वो है, कौन सा सही उत्तर नहीं है पूछा गया है। ये यहाँ ध्यान रखना कि कौन सा कथन असत्य है पूछा गया। तो असत्य जो कथन है वो आपका है कौन सा? ये 2 नंबर की उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की घड़ी की सुई की दिशा में अनुरूप होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है उसकी जो पवन की दिशा होती है वो घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। तो ये कथन आपका जो 2 नंबर है वो क्या है? आपका सही नहीं है। ओके। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स।
ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने कि इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेम्परेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ दिस बेल्ट। दूसरा है कि इन पेटियों के ऊपर उच्च तल में न्यून वायुदाब विकसित होता है। लो प्रेशर डेवलप्स इन द हाई एल्टीट्यूड अबव द बेल्ट्स। तीसरा है कि ये गति जनित दाब पेटी हैं। दीज आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। और चौथा है इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। तो आपका जो सही विकल्प है, पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, वो आपका है कि इस पेटी के निर्माण में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये प्रेशर डेवलप्ड बेल्ट्स होती हैं, ना कि टेम्परेचर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज एसोसिएटेड विद द सहारा डिजर्ट। ऑप्शन दिए हुए हबूब, बोरा, फॉन या बर्ग। तो सहारा मरुस्थल से जो संबंधित है वो आपका है हबूब। कहाँ पे बहती है, किस देश में बहती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड गस्टी विंड ऑफ एड्रियाटिक कोस्ट। ऑप्शन दिए हैं सिरक्को, हरमट्टन, बोरा या फॉन। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका कौन सा है, वो है आपका बोरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लो क्लाउड्स। ऑप्शन दिए हैं पच्छाद कपासी, सीरोक्यूमुलस, मध्य कपासी, अल्टोक्यूमुलस, स्तरी कपासी, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड मध्य कपासी, अल्टोस्टेटस। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, जो सबसे लोएस्ट पाए जाते हैं कौन सी हैं, वो है आपके स्तरी कपासी। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ टू एक्सप्रेस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज। ऑप्शन दिए हैं ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। दूसरा है ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम पर किलोग्राम, ग्राम प्रति घन फीट और चौथा है प्रतिशत। तो निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें दर्शाते हैं, वो है आपका कौन सा, ग्राम प्रति घन मीटर। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ होते हैं। क्लाउड्स डेवलप अलोंग द कोल्ड फ्रंट इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मीन्स टेम्परेट साइक्लोन्स। तो आपका पूछा गया है कि कौन से मेघ बनते हैं। मध्य कपासी मीन्स अल्टोक्यूमुलस, कपासी वर्सीली मतलब कि कुमुलोनिम्बस, कपासी मीन्स क्यूमुलस क्लाउड्स या वर्षा स्तरी मीन्स निम्बोस्टेटस। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, आपके कौन से बनते हैं, वो बनते हैं आपके कपासी मेघ। ओके। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन दिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि कोकोस कटक में स्थित है। द कोकोस रिज इज सिचुएटेड इन द डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन दिए हैं हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन, आंध्र महासागर अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो आपका बताइए कि कोकोस कटक कहाँ पे स्थित है। तो कोकोस कटक आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका है प्रशांत महासागर में। लोकेशन आपके कहाँ पे है वो आपके दिमाग में आ गई होगी, अगर नहीं आया तो आप तुरंत उसको देखिए। अगला प्रश्न जो 17 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज। ऑप्शन दिए चिली मग्न तट, चिली सेल्फ, ऑस्ट्रेलिया मग्न तट, ऑस्ट्रेलियन सेल्फ, साइबेरिया मग्न तट, साइबेरियन सेल्फ एंड चीनी मग्न तट, चाइनीज सेल्फ। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका साइबेरिया मग्न तट। ओके। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द अटलांटिक ओशियन इज। ऑप्शन दिए हैं टोंगा गर्त, प्यूर्टोरिको ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच या क्यूराइल ट्रेंच। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका है प्यूर्टोरिको ट्रेंच या खाई। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व में सर्वोच्च ज्वार डैश डैश आते हैं। द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड अकर इन द। ऑप्शन दिए बंगाल की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में या बिस्के की खाड़ी में। मतलब बे ऑफ बंगाल, हडसन बे, बे ऑफ फंडी और बे ऑफ बिस्की।
तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है फंडे की खाड़ी में। अब फंडे की खाड़ी कहाँ पे स्थित है आपको नक्शे में तुरंत याद करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य अंतराल होता है। द नॉर्मल इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स इज, ऑप्शन दिए हैं 24 घंटे, 7 दिन, 14 दिन या 28 दिन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 7 दिन का। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट, ऑप्शन दिए ब्राजील धारा, वेनेजुएला धारा, हम्बोल्ट धारा या फॉकलैंड की धारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ब्राजील की धारा। क्या है ये? एक गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय धारा जो उत्तरी आंध्र महासागरीय धाराओं की चक्र गति या गायर का भाग नहीं है वह है the ocean current which is not a part of North Atlantic gyre is, ऑप्शन दिए हैं कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, उत्तरी विश्वतीय धारा या गल्फ स्ट्रीम धारा। तो उत्तरी आंध्र महासागरीय जो चक्र धारा है उसका कौन सा पार्ट नहीं है वो है आपका कौन सा? वो है आपका लेब्राडोर की धारा। कौन सा? लेब्राडोर की धारा। ओके। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है को कहते हैं। द पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड एज, ऑप्शन दिए चैलेंजर उभार, चैलेंजर राइस, डॉल्फिन उभार या वाल्विस उभार या रियो ग्रांड उभार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डॉल्फिन उभार या डॉल्फिन राइस। ओके। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वह है द वन फ्रॉम द फॉलोइंग्स विच इज नॉट ए ईस्ट अटलांटिक बेसिन इज, ऑप्शन दिए हुए हैं कैनारी बेसिन, लेब्राडोर बेसिन, स्पेनिश बेसिन या केप वर्डे बेसिन। तो पूर्वी अंध महासागर बेसिन का भाग जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? वो है आपका लेब्राडोर बेसिन का। अगला प्रश्न है कि उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एप्रोमेट्रिक कर्व इज यूज्ड टू डिपिक्ट, ऑप्शन दिए हैं महाद्वीपीय मग्न तट को कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल को कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है गहरे सागरीय मैदानों को डीप सी प्लेन्स, चौथा है सागर जल में लवणता परिवर्तन को चेंजेस इन सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही है, ए बी सी सही है या ए बी डी सही है या ओनली डी सही है या ए और बी सही है। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? वो ए बी और सी सही है। मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड डीप सी प्लेन्स ये आपके जो है उच्चतामितीय वक्र द्वारा दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्बाट्रास पठार स्थित है। अल्बाट्रास प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन दिए हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, अटलांटिक महासागर में, तीसरा है प्रशांत महासागर में या अंटार्कटिका में। तो अल्बाट्रास पठार कहाँ पे स्थित है? ये है आपका कहाँ पे स्थित है? वो है आपका प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे कूट दिए गए उनसे सही उत्तर का चयन करना है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। सूची 1 में जो है महासागरीय धाराएं दी हुई हैं, ओशियानिक करंट्स हैं, और सूची 2 में महासागर दिए हुए हैं, ओशियंस दिए हुए हैं। तो सूची 1 में जो दिए हुए हैं लेब्राडोर, तो लेब्राडोर किससे जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले आपको पहचानना है कि लेब्राडोर किससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि लेब्राडोर जो है किससे जुड़ा हुआ है? वो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ओके। दूसरा है आपका ब्राजील। और दोस्तों ये है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में हम लोगों ने जो प्रश्न पत्र उठाया था सॉल्व करने के लिए वो था आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर ज्योग्राफी का, जिसमें हमने प्रथम प्रश्न पत्र उठाया था और उसमें कुल 26 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये सभी बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। सूची 1 में महासागरीय धाराएं दी हुई हैं, मतलब ओशियानिक करंट्स हैं, और दूसरी सूची में महासागर दिए हुए हैं कि वो महासागरीय धाराएं किन महासागर से जुड़ी हुई हैं, मतलब ओशियंस दिए हुए हैं। तो अब इसमें से आपको देखना है कि जो लेब्राडोर की धारा है ये आप देख रहे होंगे, इसमें से जो 4 विकल्प दिए इनमें से कौन सा सही है। तो
लेब्राडोर की जो जलधारा है वो किससे संबद्ध है? वो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। फिर ब्राजील की जो जलधारा है वो किससे संबंधित है? वो आपके किससे संबंधित है, आप बताइए। तो वो आपकी संबंधित है किससे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। इसी तरह से क्यूरेशियो की जो जलधारा किससे संबंधित है? वो आपके संबंधित है उत्तरी प्रशांत महासागर से। और अंगुलहास की जो जलधारा है वो संबंधित है आपकी दक्षिणी हिंद महासागर से। तो आपका जो सही विकल्प हो गया, सही उत्तर हो गया, वो आपका हो गया विकल्प नंबर 4। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त कौन से हैं? विच एमंग द फॉलोइंग आर द ट्रेंचेस ऑफ पैसिफिक ओशियन? ऑप्शन दिए हुए क्यूराइल, प्यूर्टोरिको, कर्माडेक एंड टोंगा। तो आप बताइए कि इसमें से कौन से हैं जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो क्यूराइल तो स्थित है प्रशांत महासागर में, ए कंफर्म है। फिर कर्माडेक है और टोंगा, मतलब कि ए, सी एंड डी आपका जो है क्या है, विकल्प सही है। ए सी डी का मतलब कौन सा? 2 नंबर। तो आप इनको नक्शे पर देखिए कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये आपने ग्रेजुएशन की क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो 28 का आपका जो विकल्प सही हो गया कौन सा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सिलिकामय ऊज कौन से हैं? विच एमंग द फॉलोइंग आर द सिलिकेशियस ऊज? ऑप्शन दिए हुए टोरोपाड, डाइटम, ग्लोबिजेरेना एंड रेडियोलेरियन। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपका जो सही विकल्प है, जो सिलिकेशियस जो ऊज है, वो कौन से हैं आपके? आपका सही उत्तर है कौन सा? बी एंड डी। बी मीन्स डाइटम एंड रेडियोलोरियन। ओके, अब टोरोपाड एंड ग्लोबिजेना जो है ये क्या है? ये चूना प्रधान है, मतलब कैल्सियस ऊज है। जबकि टोरोपाड एंड रेडियोलेरियन क्या है आपके? सिलिकेशियस ऊज है। तो आप इनको याद रखिएगा हमेशा। अगला प्रश्न है कि किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भित्ति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? A reef separated from the mainland or inland shore by a deep lagoon is known as। ऑप्शन दिए हुए हैं तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंगिंग रीफ, एटॉल प्रवाल भित्ति, तीसरा है रोधिका प्रवाल भित्ति मतलब बैरियर रीफ, और चौथा है पैच प्रवाल भित्ति, पैच रीफ। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही विकल्प है। प्रश्न एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भित्ति क्या कहलाती है? तो जो कहलाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी बैरियर रीफ या रोधिका प्रवाल भित्ति, मतलब ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो है पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्नलिखित में से कौन आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स एट ट्रॉपिक लेवल 4 इन ए फूड चेन? ऑप्शन दिए हुए हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या चतुर्थक उपभोक्ता। मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तृतीयक उपभोक्ता, जो कि पोषण स्तर 4 में आते हैं खाद्य श्रृंखला में। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया डैश 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 के परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया प्रमोट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शंस दिए हुए हैं नाइट्राइट को अमोनिया में, नाइट्राइट इंटू अमोनिया, दूसरा है नाइट्राइट को नाइट्रेट में, नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट, तीसरा है अमोनिया को नाइट्रेट में, अमोनिया इंटू नाइट्रेट, चौथा है नाइट्रेट को नाइट्राइट में, नाइट्रेट इंटू नाइट्राइट। अब आप बताइए कि जो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, ये किसमें परिवर्तन करता है, किसके परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है? तो जो परिवर्तन को प्रभावित करता है वो है आपका अमोनिया को नाइट्रेट में, अमोनिया इंटू नाइट्रेट। अगला जो प्रश्न है आपका कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को
डैश 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 नाम से भी जाना जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉल्ड आल्सो एज। तो क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए मानसून वन, मानसून फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वनस्पति, मेडिटेरियन वेजिटेशन, और चौथा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? कोई भी बता देगा, जिसने इंटरमीडिएट तक पढ़ा वो भी बता देगा। तो आपका जो सही है वो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका कि मानसून वनों को डैश 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 नाम से जाना जाता है। द मानसून फॉरेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन दिए हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चौथा शंकुधारी वन, कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो आपका बताइए कि मानसूनी वनों को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी वनों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। ओके, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? Which of the following is not a primary air pollutant? ऑप्शन दिए हैं सल्फर डाइऑक्साइड, पारा मीन्स मरकरी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है, आप बताइए कौन सा सही नहीं। तो आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अब प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं उनको आपको बताना है। तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्राथमिक प्रदूषकों की सहायता से बनते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड किससे बनता है? ये जो प्राथमिक प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सबसे मिलकर बनते हैं। तो आपका 35 नंबर विकल्प क्या हुआ? चौथा सही हो गया। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापमान वृद्धि में संबंधित क्योटो संधि को वर्ष डैश 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 में अंगीकार किया गया। Kyoto Protocol regarding global warming concerns was adopted in year। ऑप्शन दिए हुए हैं 1992 1992, 1995 1995, 1997 1997, 2001 2001। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है 1997। ओके, अगला प्रश्न आपका है कि भारत UNFCCC के साथ किस वर्ष जुड़ा? इंडिया ज्वाइंड द UNFCCC इन द ईयर। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1991, 1991, 1992, 1995, 1997। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन। अब CCC में क्या है वो आप मुझे पोस्ट करिए कि क्या है। ओके, तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है 1992। ये आपका सही विकल्प हो गया। अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि डैश 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 आयोजित हुआ था। Montreal Protocol regarding concerns of ozone layer depletion was an outcome of an international convention held in। ऑप्शन दिए हुए हैं रियो डी जेनेरियो, मॉन्ट्रियल, कोपेनहेगन एंड वियना। तो बताइए कि आपका विकल्प कौन सा सही है? तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? वो आपका है वियना। कौन सा विकल्प सही है? वियना। वियना कन्वेंशन का क्या है? प्रतिफल था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली बार जल अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? द वाटर एक्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन द ईयर। ऑप्शन दिए 1972 1972, 1974 1974, 1982 1982 और 1988 1988। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? आपका जो सही विकल्प है वो है
1974 1974। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि बताइए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करते हुए वनस्पतियों का सही क्रम क्या होगा? Traveling from the equator towards pole, what would be the correct sequence of vegetation type you would encounter? Options are number 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन टुंड्रा सवाना, tropical rainforest tundra and savanna. Number 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावन मरुस्थलीय झाड़ियां and tundra, tropical rainforest desert scrub and tundra. Third one मरुस्थलीय झाड़ियां उष्णकटिबंधीय वर्षावन and tundra, desert scrubs, tropical rainforest and tundra. Number 4 भूमध्य सागरीय झाड़ियां मरुस्थलीय झाड़ियां and tundra, Mediterranean scrubs, desert scrubs and tundra. तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, आप उनका सीक्वेंस बताइए। तो वो पड़ेगा कौन सा, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उसके बाद मरुस्थलीय झाड़ियां, उसके बाद टुंड्रा। ये सही सीक्वेंस है, नंबर 2 आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? Which one of the following ecosystem is known as the land of big games? Options are सिल्वास, सवाना, प्रेयरीज एंड टेगा। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है, वो है आपका सवाना। सवाना इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? Which among the following is not correctly matched? प्रेरीज कनाडा, क्वम्पास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोज न्यूजीलैंड। तो आपका जो सही है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपका जो लानोज है वो आपका न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता है, यही आपका गलत है। लानोज क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और कहाँ पाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है आपका कि किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों को पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? The maximum population size of the biological species that can be sustained in that specific environment is known as। ऑप्शन दिए हैं जीवी क्षमता, बायोलॉजिकल पोटेंशियल, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, जनन क्षमता, फर्टिलिटी एंड सहन सीमा, टॉलरेंस। तो आप बताइए कौन सा आपका विकल्प सही है? तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है वह है among the following climatic factors which one has the least effect upon terrestrial ecosystem। ऑप्शन दिए हैं तापमान परिवर्तन, टेम्परेचर वेरिएशन, सूर्य प्रकाश की स्थिति, कंडीशन ऑफ सनलाइट, पवन, विंड, जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है वो कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा, वो है पवन। जो दिए गए विकल्प है उनमें पवन। अगला प्रश्न है मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है। द मिलानकोविच साइकिल प्लेज की रोल इन। ऑप्शन दिए हैं जलवायु परिवर्तन को, क्लाइमेट चेंज, अपरदन चक्र को, साइकिल ऑफ इरोजन, ओजोन क्षरण को, ओजोन डिप्लेशन, चौथा है जलीय चक्र को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा है? तो आपका सही है वो है आपका जलवायु परिवर्तन को। अगला प्रश्न है लियोपोल्ड मैट्रिक संबंधित है। लियोपोल्ड मैट्रिक इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दिए हैं नगरीकरण से, अर्बनाइजेशन, वैश्विक ऊष्मन से, ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवात के जीवन चक्र से, लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन, और फोर्थ विकल्प है आपका कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? वो है आपका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, तो आपका ये फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वस्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है?
Which one of the following is not included under the in situ conservation? ऑप्शन दिए हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वानस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व तो आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बताइए स्वस्थानीय में कौन सा शामिल नहीं किया जाता है इन सिटू में। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, वो है आपका बोटैनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान। अगला प्रश्न आपका है कि ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। द मेन कॉज फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज। ऑप्शन दिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपका जो सही उत्तर है कि ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण है वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब CFCs। तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। Which of the following statements regarding an ecosystem is not correct? ऑप्शन दिए हुए हैं कि यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। It is a well structured functional unit. नंबर 2, संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है। The entire biosphere is an ecosystem. नंबर 3, उसका एक स्थानिक घटक है। इट हैज ए स्पेशल कंपोनेंट। एंड फोर्थ वन, यह एक संवरण तंत्र है। इट हैज ए क्लोज्ड सिस्टम। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं है। तो आपका जो सही नहीं है वो है ये कि यह एक संवरण तंत्र है। इट इज ए क्लोज सिस्टम। तो ये क्लोज नहीं ओपन सिस्टम है। ओके, अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है 50 प्रश्न तक ये है कि अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वे हैं द केमिकल कंपाउंड्स अदर देन वाटर इन एसिड रेन आर। ऑप्शन दिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 2, नाइट्रिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल एवं कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। विकल्प नंबर 2 आपका सही है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपको कराए गए ये काफी महत्वपूर्ण रहे होंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उनको टेस्ट करने का बेहतरीन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आपकी तैयारियों को चेक करने का भी एक अच्छा माध्यम है। तो इसी तरह से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू रखेंगे और ट्राई करेंगे कि रोज आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर आपको ढेर सारे जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व पड़े हुए हैं, चाहे वो कॉलेज लेक्चर के हों, स्कूल लेक्चर के हों, TGTs के हों, PGTs के हों, DSSB के हों, RPSC हो, HPSC हो, CGPSC हो, UPPSC हो, MPPSC हो, इस तरह से ढेर सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। उनको आप देखिए और अपनी तैयारियों को चेक करते रहिए और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करते रहिए जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 51 नंबर प्रश्न से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक उनके हल। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है। Which one of the following is not an example of cultural map? ऑप्शन दिए हुए उच्चावच मानचित्र, रिलीफ मैप, नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, जनसंख्या मानचित्र, पॉपुलेशन मैप, परिवहन मानचित्र, ट्रांसपोर्टेशन मैप। तो सांस्कृतिक मानचित्र का जो उदाहरण नहीं है वो है आपका उच्चावच मानचित्र, मतलब आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि पर एक दूरी 3 फरलांग 79 गज 2 फीट एवं 7 इंच मापी गई है। इसकी समतुल्य प्रतिनिधि भिन्न होगी, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, RF बताना है आपको। If a distance on land is measured as a 3 furlong 79 yards 2 feet and 7 inches, its equivalent representative fraction will be। ऑप्शन दिए 1:37,927, 1:21,000,
120, 1:26,635, 1:63,360। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि यहाँ पे RF में सबसे छोटी इकाई जो दी हुई है वो इंच दी हुई है। तो आपको मालूम है कि 1 फीट में जो कितने इंच होते हैं, वो होते हैं आपके 12 इंच। इसी तरह से आपको मालूम है कि जो ये गज दिया हुआ है, आपको मालूम है कि जो ये गज है इसमें 3 फीट होते हैं, मतलब एक गज में 3 फीट होते हैं। इसी तरह से एक फरलांग में कितने होते हैं, 220 गज या यार्ड होते हैं। इसी तरह से एक मील में 8 फरलांग होते हैं, समझ गए। तो और एक मील में 63,360 इंच होते हैं। तो 3 फरलांग को आप पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंच में। उसके बाद इसको यार्ड को भी आप इंच में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली करना है, क्या करना है, 220 गुणे 79 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा किसमें, इंटू 3। ये टोटल आपका सब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, सबसे पहले देखना है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1:26,635। बस इतना याद रखना है आपको, बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक मील में 8 फरलांग, एक फरलांग में 220 यार्ड या गज, एक यार्ड में 3 फीट और एक फीट में 12 इंच होता है। तो आप इन सबको जहां पे जो वैल्यू रखनी है उसको रख देंगे तो आपकी वैल्यू जो है थर्ड वन आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि भिन्न 1:253,440 का निम्नलिखित में से कौन सा सही रूपांतरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए करेक्ट कन्वर्जन इनटू स्टेटमेंट स्केल ऑफ एन RF 1:253,440। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 इंच बराबर है 7,040 गज के, 1 इंच बराबर है 32 फरलांग के, 1 इंच बराबर है 21,220 इंच के, 120 इंच के, और 1 इंच बराबर है 4 मील के। तो अगर इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपली, अगर हम डिवाइड करते हैं मील से, ये जो वैल्यू दी हुई है 63,360 से करेंगे तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि 1 इंच बराबर 4 मील हो गया, कंफर्म। अब आपको मालूम है कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ये 1 इंच बराबर 32 फरलांग हो जाएगा। इसी तरह से आपको मालूम है कि एक जो फरलांग है उसमें 220 यार्ड होते हैं या गज होते हैं। तो अगर 220 से गुणा करेंगे तो ये आपका 7,040 हो जाएगा, मतलब कि 1, 2 एंड 4 ये करेक्टली मैच हैं। लेकिन 1:21,120 इंच ये आपका सही रूपांतरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन को छांटिए। फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। पहला प्रश्न ऑप्शन है कि किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण उस स्थान के यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। The latitude of a place is its angular distance north or south of the equator measured along the meridian of that place from the center of earth। दूसरा जो आपका विकल्प है कि एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समानांतर कहलाती है। Lines joining places with the same latitudes are called parallel। और उसके बाद थर्ड आपका है कि विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समानांतर की कुल संख्या 179 है। The total number of parallels of latitudes including the equator is 179। और फोर्थ ऑप्शन है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 90 है। The number of the parallels of latitudes in each of the northern and southern hemisphere is 90। अब ये 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब कि सही नहीं है। तो आप बताइए कि चारों विकल्प को आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आप बताइए कि सही उत्तर क्या है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समानांतरों की संख्या कितनी है, समानांतरों की संख्या कितनी है, 90 है। तो
नहीं है। अगर 90 हो जाएगा तो 90, 90 और इक्वेटर टोटल 181 हो जाएगा, है कि नहीं? जबकि कुल विषुवत वृत्त सहित मिला के कुल कितनी है? 179 है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि असत्य कथन को छांटिए। फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स विच इज नॉट ट्रू। पहला है कि देशांतरी यामोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल। दूसरा है सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। ऑल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ। नंबर 3, देशांतरी यामोत्तर वृत्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं। The meridians of longitude are circles that converge the pole. And fourth one, 0 डिग्री देशांतरी यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर स्वीकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। There is an international agreement to adopt the 0 डिग्री मेरिडियन of longitude as a prime meridian. तो आपका जो कौन सा असत्य कथन है? तो आपका जो असत्य कथन है वो आपका है 3 नंबर कि देशांतरी यामोत्तर वृत्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका कथन असत्य है। अगला प्रश्न है कि लेक्सोड्रेम है। लेक्सोड्रेम इज, पहला है कि मालवीय प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो कि एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन मालवीय प्रोजेक्शन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स हैविंग ए कांस्टेंट बियरिंग। दूसरा है कि गाल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन गाल प्रोजेक्शन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स हैविंग ए कांस्टेंट बियरिंग। तीसरा है कि सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो कि एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स हैविंग ए कांस्टेंट बियरिंग। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप बताइए कि लेक्सोड्रेम क्या है? आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्शन में, आपको मालूम होगा, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा था। तो आपका सही विकल्प है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो लेक्सोड्रेम है क्या करेक्टली, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके कि इस प्रक्षेप में मापनी की शुद्धता बनाई रखी जाती है। स्केल इज करेक्टली मेंटेन्ड इन द प्रोजेक्शन। नंबर 2, इस प्रक्षेप में सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है। डायरेक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट्स आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन दिस प्रोजेक्शन। नंबर 3, इस प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों की आकृतियों को सही सही चित्रित किया जाता है और क्षेत्र की शुद्धता की उपेक्षा की जाती है। शेप्स ऑफ डिफरेंट एरियाज आर पोर्ट्रेड करेक्टली इग्नोरिंग करेक्टनेस ऑफ एरिया इन दिस प्रोजेक्शन। और चौथा है कि इस प्रक्षेप को समदूरस्थ प्रक्षेप भी कहा जाता है। दिस प्रोजेक्शन इज आल्सो नोन एज इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। तो आपसे पूछा गया कौन सा यह अर्थाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है। तो आपका जो सही है वो है आपका कौन सा, कि इस प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही सही चित्रित किया जाता है और क्षेत्र की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न आपका जो है पूछा गया है कि कथन को समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है वह है। द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन इज। नंबर 1, इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है। इक्वलिटी ऑफ एरिया इज मेंटेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टॉर्शन इन शेप। नंबर 2 है कि इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांशीय समानांतर के पास ही सही होती है। स्केल इज ट्रू ओनली अलोंग द 45 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इन दिस प्रोजेक्शन। नंबर 3, इस प्रक्षेप में ध्रुवीय समानांतर विषुवत वृत्त के बराबर होती है। पोलर पैरेलल इज इक्वल टू द इक्वेटर। और चौथा है यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, इट इज ए नॉन ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। तो आप बताइए कि कौन सा सही नहीं है बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में। तो आपका जो सही नहीं है वो है कि इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांशीय समानांतर के पास ही सही होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में तैयार किए जाने वाले यथाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखलाओं की संख्या है। द नंबर ऑफ सीरीज ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया इज। ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4, 5। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा, आप बताइए कौन सा उत्तर सही है कि किस प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। तो भारत और पड़ोसी देश वाला हो गया और भारत वाला हो गया, तो कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि आइसोहेल डैश 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 के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। आइसोहेल्स यूज टू रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ। ऑप्शन दिए समान गहराई, इक्वल डेप्थ्स, समान वर्षा, इक्वल रेनफॉल, समान सूर्य प्रकाश, इक्वल सनशाइन, समान मेघाच्छादन, इक्वल क्लाउडीनेस। तो आपका जो सही विकल्प है वो है समान सूर्य के प्रकाश को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि वर्णमात्री एवं सम्मान रेखा मानचित्रों में आधारभूत अंतर यह है कि ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोरोप्लेथ एंड आइसोप्लेथ मैप्स इज। ऑप्शन दिए हैं कि सम्मान रेखा मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि वर्णमात्री मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं। आइसोप्लेथ मैप्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, whereas कोरोप्लेथ मैप्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज। नंबर 2, वर्णमात्री मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि सम्मान रेखा मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं। Choropleth maps are prepared on the basis of administrative boundaries, whereas isopleth maps are prepared on the basis of natural boundaries. तीसरा है कि वर्णमात्री मानचित्रों में सदैव सांस्कृतिक चरों का प्रदर्शन होता है, जबकि सम्मान रेखा मानचित्रों में केवल प्राकृतिक चरों का प्रदर्शन होता है। Choropleth maps are prepared only for the cultural variables, whereas the isopleth only for the natural variables. और चौथा है कि वर्णमात्री मानचित्र सदैव विभिन्न रंगों की सहायता से तैयार किए जाते हैं, जबकि सम्मान रेखा मानचित्र केवल श्वेत श्याम होते हैं। कोरोप्लेथ मैप्स आर prepared with different colors only, whereas the isopleth are only black and white maps। अब ये चार विकल्प आपके सामने हैं और पूछा गया कि आइसोप्लेथ और कोरोप्लेथ में बेसिक अंतर क्या है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है कि वर्णमात्री मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि जो सम्मान रेखा मानचित्र हैं वो प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित 3 प्रकार के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापनी के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। फॉर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मैप्स आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट मैप स्केल। ऑप्शन दिए हुए एटलस मैप स्थलाकृतिक मानचित्र, भूसंपत्ति मानचित्र, एटलस टोपोग्राफिकल एंड कैडेस्ट्रल। उसके बाद है भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, एटलस मानचित्र मतलब कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिकल एंड एटलस। तीसरा है भूसंपत्ति मानचित्र, एटलस, स्थलाकृतिक, कैडेस्ट्रल, एटलस एंड टोपोग्राफिकल। चौथा है स्थलाकृतिक मानचित्र, एटलस, भूसंपत्ति, टोपोग्राफिकल मैप, एटलस एंड कैडेस्ट्रल। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए घटते मापनी के क्रम में लिखना। तो सबसे बड़ी मापनी किसकी होगी? आप खुद सोचिए कि जो सबसे छोटे एरिया को दर्शाएगा तो सबसे छोटा कौन सा होगा? भूसंपत्ति मानचित्र होगा, उसके बाद स्थलाकृतिक होगा, उसके बाद एटलस होगा। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक क्लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए क्लाइमोग्राफ इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मंथली डेटा ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं वर्षा के, नंबर 1 रेनफॉल, नंबर 2 सापेक्षिक आर्द्रता के, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नंबर 3 आर्द्र बल्ब तापमान के, वेट बल्ब टेम्परेचर। इन कथनों में से आप पूछा गया ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ए, बी एंड सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है या ए सी सही है। तो क्लाइमोग्राफ जो बनाया जाता है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है? वो आपका बनाया जाता है किससे? सापेक्षिक आर्द्रता एवं आर्द्र बल्ब तापमान मतलब कि बी और सी से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जा सकता है? पोल कैन नॉट बी शोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। ऑप्शन दिए समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, नंबर 2 मर्केटर प्रोजेक्शन, नंबर 3 मालवीट प्रोजेक्शन, नंबर 3 सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन। तो ध्रुव को किस पे नहीं दिखाया जा सकता है? वो है समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप पर। अगला प्रश्न है कि स्टैंडी गियर विधि का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडी गियर्स मेथड इज यूज्ड। नंबर 1 नगरीय जनसंख्या को वृत्तों एवं ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं पर दर्शाने हेतु, टू शो द अर्बन पॉपुलेशन बाय सर्कल्स एंड रूरल पॉपुलेशन बाय डॉट्स। नंबर 2 नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को बहुबिंदुओं द्वारा दर्शाने हेतु, टू शो द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन बाय मल्टीपल डॉट्स। नंबर 3 नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को समान बिंदुओं द्वारा दर्शाने हेतु, टू शो द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन बाय सेम डॉट्स। नंबर 4 नगरीय जनसंख्या को गोलों से एवं ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं से दर्शाने हेतु, टू शो अर्बन पॉपुलेशन बाय स्फीयर्स एंड रूरल पॉपुलेशन बाय डॉट्स।
तो स्टैंडिगियर जो मेथड है उसमें नगरीय जनसंख्या को गोलों से एवं ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करके उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे कि वे अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकते हैं कहलाता है। A device used in remote sensing technique that gathers electromagnetic radiations, converts into a signal and represents it in a form utilizable for obtaining information about the objects under investigation is known as। ऑप्शन दिए उपग्रह मतलब सैटेलाइट, परावर्तक रिफ्लेक्टर, राडार या संवेदक मतलब सेंसर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा उत्तर सही है, वो है आपका संवेदक या सेंसर। अगला प्रश्न है संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है। What does the word GIS stands for? ऑप्शन दिए हैं ज्योग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि GIS का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से GIS के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है। Which one from the following is not an important component of GIS? ऑप्शन दिए हैं प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर, आंकड़े मतलब डेटा, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, सॉफ्टवेयर। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा घटक नहीं है। तो आपका जो घटक नहीं है वो आपका है कौन सा, जनसंख्या। अगला प्रश्न आपका है कि संकेताक्षरों के लिए नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स गिवन फॉर द एब्रिविएशंस करेक्टली डिपिक्ट द लैंडस्केप मॉडल। ऑप्शन दिए हैं डेम, DRG, DLG या DTM। तो जो दर्शाते हैं सही दर्शाते हैं वो आपका जो दर्शाते हैं कौन सा दर्शाएंगे आप बताइए। तो आपका डेम दर्शाएगा और उसके अलावा DTM दर्शाएगा। ये A और D मतलब डिजिटल एलिवेशन मॉडल एंड डिजिटल टेरेन मॉडल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से GIS की प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए GIS ऑपरेशन। ऑप्शन दिए हैं इमेज प्रदर्शन मतलब इमेज डिस्प्लेइंग, नंबर 2 विषमता स्ट्रेचिंग मतलब कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, नंबर 3 मैप ओवरलेइंग और चौथा है मैप डिजाइनिंग। तो GIS की कौन सी प्रक्रिया है, वो है आपकी मैप ओवरलेइंग की। अगला प्रश्न है कि व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। वाइडली यूज्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम इंक्लूड्स। ऑप्शन दिए रडार, लिडार या सोनार और आपके कोड दिए हुए AB या ABC या AC या BC। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका A, B और C, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो इसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल को परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है। द सेंसिटिविटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू डिफरेंसेस in the signal strength as it record the radiation flux reflected or emitted from the terrain is defined as। ऑप्शन दिए हैं स्पेक्ट्री विभेदन के रूप में स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन या टेम्पोरल रेजोल्यूशन। मतलब स्पेक्ट्री रेजोल्यूशन है या रेडियोमेट्रिक है या स्थानिक है या कालिक है। तो आपका बताना है कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन के रूप में। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 बिट है तो इसका धूसर मान या ग्रे वैल्यू होगा। विच वुड बी द नंबर ऑफ ग्रे वैल्यू ऑफ एन इमेज इफ इट्स रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इज 6 बिट। ऑप्शन दिए हैं 1024, 256, 32 या 64। तो आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा आप बताइए। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 64 मतलब 2 की पावर 6। अगला प्रश्न है कि भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित है। रिमोट सेंसिंग ऑफ टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली बेस्ड ऑन। नंबर 1 भूभागीय लक्षणों के विसरित परावर्तकता गुणधर्म पर, ऑन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स। नंबर 2 भूभागीय लक्षणों के चालकता गुणधर्म पर, ऑन कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स। नंबर 3 भूभागीय लक्षणों के अवशोषण गुणधर्म पर, ऑन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स। और चौथा है भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर, ऑन द इमिसिविटी प्रॉपर्टी ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स। तो भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन किस पे आधारित है,
वो आपका आधारित है भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर, मतलब उसकी एमिसिविटी प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है आपका वो है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, ऑप्शन दिए हैं 4.3 से 7.5 माइक्रोमीटर, 0.7 से 1.3 माइक्रोमीटर, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर और 0.7 से 4.3 माइक्रोमीटर। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है कौन सा, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। तो उम्मीद है कि ये जो 25 प्रश्न हैं सभी लगभग में प्रैक्टिकल से थे, काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप इन 25 प्रश्नों को सॉल्व करिए। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और आप मुझे बताइए कि ये प्रश्न कैसे हैं और ये वीडियोस आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हम लोग जो प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे वो था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र भूगोल का, जिसमें हमने कुल 75 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था डिफरेंट वीडियोस में। तो जो 75वां प्रश्न था वो आपसे पूछा गया था कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, आपके ऑप्शन दिए गए थे, सामने दिए हुए हैं। तो आपका जो सही विकल्प था वो था 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक। अब हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 76 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व करेंगे, अर्थात कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ज्यादातर प्रश्न आपके कार्टोग्राफी से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीआईएस सॉफ्टवेयर। पहला है आर्कव्यू, ऑटोकैड, इल्विस एंड मैप इन्फो। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि इल्विस, आर्क मैप या आर्कव्यू और मैप इन्फो ये सभी जीआईएस सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस, समझ रहे हैं, इस तरह से टी जीआईएस, ये ढेर सारे जो है जीआईएस सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई है। निम्न में से कौन सा स्थानिक तत्व नहीं है। GIS are designed to manipulate spatial objects. Which one of the following is not a spatial object? ऑप्शन दिए हुए हैं, एक लाक्षणिक डेटा सेल, ए एट्रीब्यूट डेटा सेल, नंबर 2 बहुभुज बिंदु या एक रेखा, ए पॉइंट, ए पॉलीगन और ए लाइन। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, आपका जो सही विकल्प है वो है आपका एक लाक्षणिक डेटा। तो आपको मालूम है कि स्थानिक तत्व जो होते हैं जीआईएस में वो पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन के फॉर्मेट में होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तरंगें सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड बाय रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स किरणें, एक्स रेज, कॉस्मिक किरणें, गामा रेज एंड थर्मल इंफ्रारेड या तापीय अवरक्त किरणें। तो आप बताइए कि ये चार विकल्प आपके सामने हैं, बताइए कि कौन सी किरणें रिमोट सेंसिंग में यूज की जाती हैं। तो इनमें से जो चार विकल्प दिए हैं उनमें से सही उत्तर आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका थर्मल इंफ्रारेड या तापीय अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रास्टर फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन दिए हुए हैं, ECW, BMP, TIFF एंड SVG। तो रास्टर फाइल फॉर्मेट जो नहीं है वो है आपका .SVG। अगला जो प्रश्न आपका है 80 नंबर प्रश्न कि ये जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है तो यह कहलाता है। When atmospheric particles diameter is equal to wavelength of radiation, it is known as। ऑप्शन दिए हैं, अचयनात्मक प्रकीर्णन मतलब नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग या माई स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग एंड इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका, उसको कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो माई या मी स्कैटरिंग कहलाता है, मी प्रकीर्णन कहलाता है। अब आप बताइए कि अगर कणों का व्यास जो है विकिरण की तरंग दैर्घ्य से कम होता है तो कौन सी स्कैटरिंग कही जाती है, और अगर अधिक होता है तो क्या कहें। नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर
ज्योग्राफी विषय का, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम प्रश्न पत्र उठाया था, जिसमें कुल 80 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आइए इस वीडियो में 80 प्रश्न से आगे के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है 81 नंबर कि निम्नलिखित में से इटली के एक सांख्यिकीविद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि है। Which of the following is a measure of distribution of income developed by an Italian statistician? ऑप्शंस हैं आपके पास कैंडल विधि, कैंडल मेथड, बेसल विधि, गिनी गुणांक विधि मतलब गिनी कोफिशिएंट मेथड एंड वीवर विधि। तो आप बताइए कि इनमें से क्या विकल्प आपका सही हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इटली का कौन सा सांख्यिकी विधि है, जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे ही आप इसको पकड़ पाएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? वो है आपका गिनी गुणांक विधि। ओके, तो इटली का कौन सांख्यिकी विधि था उसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताना है। अगला प्रश्न आपका जो है स्टेट से वो भी है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है। द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नोन एज, आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं कोट सहसंबंध मतलब रैंक कोरिलेशन, दूसरा है गुणन आघूर्ण सहसंबंध प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तीसरा है विचलन गुणांक सहसंबंध डेविएशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, और चौथा है मानक विचलन का सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपके दिमाग में तुरंत कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध का जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आप तुरंत उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। और कार्ल पियर्सन के अलावा स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक भी आपने पढ़ा होगा, तो उसका क्या फॉर्मूला है वो भी आप पोस्ट करें, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। अगला जो आपका प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है को छांटिए। फाइंड आउट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा शून्य के बराबर होता है। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स अबाउट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और दूसरा है आपका कि समानांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तीसरा है आपका अपवर्जी कॉमा समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समानांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन आर डिफरेंट इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव कॉमा इंक्लूसिव एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। और चौथा है आपका समानांतर माध्य का परिकलन सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब आपके सामने चारों जो ऑप्शंस है थोड़ा जटिल आपको लग रहे होंगे। अब आप देखिए कि कौन सा जो कथन है इसमें से सही नहीं है। तो प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा जा रहा है, कौन सही है या कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नॉट करेक्ट। तो आप देखिए कौन सा जो सही नहीं है। तो आपका जो सही नहीं विकल्प है वो है आपका 3 नंबर, अपवर्जी समावेशी एवं असमान वर्ग के अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है छांटिए। फिर वही सेम प्रश्न आपको पूछा गया है, फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है कि किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। मीडियन रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू चेंजेस। दूसरा है किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे 2 समान भागों में बांट देती है। मीडियन divides the distribution into 2 equal parts। तीसरा है किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है। The median of the distribution is its first quartile as well। और चौथा आपका है पूर्ण समरूप वितरण का माध्य व माध्यिका समान होता है। Mean and median are the same in a precisely symmetric distribution। तो आपको इसमें से छांटना है। तो इसका भी आपका जो सही विकल्प है वो है कि किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है।
ये चतुर्थक नहीं होती है, क्या बीच में दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए यही आपका स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा होगा, तो ये आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है, मीन्स डिस्पर्सन इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं कि वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है। द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका दूसरा है वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान पर कितना आश्रित है। The extent to which values in a distribution depend upon the average of the distribution। तीसरा है आपका व्याख्या करता है कि वितरण मूल्य का मान वितरण के औसत मान से क्यों भिन्न है। Explains about why values in the distribution differ from the average of the distribution। और फोर्थ ऑप्शन है कि वितरण मूल्यों के मान उनके औसत के बीच अंतर का परीक्षण करना है। एग्जामिन द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरेज। तो बताइए कि सांख्यिकी में जो डिस्पर्जन होता है या परिक्षेपण होता है वो क्या दर्शाता है। तो वो दर्शाता है कि वितरण मूल्य का मान वितरण के औसत से कितना भिन्न है। ये हमेशा याद रखना है कि जो एवरेज होता है उससे कितना डिफरेंस होता है उसको दर्शाता है। अगला प्रश्न आपका है, पूछा गया है कि माध्य, माध्यिका व बहुलक के मध्य सहसंबंध है, मतलब कैसा संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ मीन मॉड एंड मीडियम इज शोन एज, ऑप्शन दिए हुए हैं माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। उसके बाद माध्य बराबर 2 माध्यिका प्लस 2 माध्य बहुलक। तीसरा है बहुलक बराबर माध्य प्लस 3 माध्यिका। चौथा है माध्यिका बराबर बहुलक माइनस माध्य। तो आपके सामने है, आप देख लीजिए कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ओके, ये आपका क्या है सहसंबंध, मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में यही सही संबंध को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है। Which of the following is a relative measure of dispersion? ऑप्शन दिए हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और परास रेंज। चौथा है चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो परिक्षेपण की जो सापेक्षिक मान होता है वो होता है आपका विचरण गुणांक, जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फार्मूला आपको मालूम होगा, क्या होता है एच डी अपॉन मीन, होता है कि नहीं। तो आप एक काम करिए, मानक विचलन का फार्मूला, परास का और चतुर्थक विचलन का फार्मूला आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन दिए हुए हैं समानांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, मानक विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सबको मालूम होगा कि वो है माध्य क्या विचलन, मीन डेविएशन। अगला प्रश्न है कि संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है। ए ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हैं ओजाई वक्र, दूसरा है बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। तो संचयी आवृत्ति को जो दर्शाता है, आलेख दर्शाता है, वो है आपका ओजाई वक्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दर्शाया जाता है। विच ग्राफ शोज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ऑप्शन दिए हैं बहुरैखिक आरेख, मल्टीपल लाइन ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम, तीसरा पैरामीट्रिक वक्र, चौथा है लॉरेंज वक्र। पूछा क्या गया कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जो समान वितरण रेखा को दर्शाता है। तो समान वितरण रेखा को कौन दर्शाता है, वो है आपका कौन सा, लॉरेंज वक्र। परफेक्ट इक्वालिटी, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक R का कौन सा मान सहसंबंध की श्रेणी में सही सुमेलित नहीं है। Which one of the following values of correlation coefficient R is not correctly matched with the degree of relationship। ऑप्शन दिए हुए, एक तरफ वैल्यूज दी हुई है, मान दिया, तथा उसमें किस प्रकार का संबंध है या रिलेशनशिप है वो दिया हुआ है। तो प्लस 0.99 उच्च, ये आपका उच्च होगा, ये तो सही है आपका, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगला है आपका
0.5 प्लस में सामान्य। क्या है, सामान्य है? हाँ बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका -0.01 निम्न, ये भी निम्न सही है। फिर उसके बाद दिया है 1 से ऊपर 0, तो 1 से ऊपर तो सहसंबंध आप जानते हैं +1 से -1 के बीच में होता है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, यही आपका जो है क्या होगा, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विचलन माध्य रीति नहीं है, विच इज नॉट ए मेथड ऑफ अरेंजिंग डेविएशंस। ऑप्शन दिए माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड परास रेंज। ठीक है, तो माध्य जो विचलन माध्य की रीति नहीं है वो कौन सी नहीं है, वो है आपका परास। अगला प्रश्न है कि अपवर्जी वर्गांतर के उदाहरण हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये पहला आपका है 10 से 20, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तीसरा है आपका, दूसरा है आपका 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40। उसके बाद ये आपका दशमलव में जो वैल्यू दी हुई है इसको आप देख लीजिए, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5। चौथा आपका दिया हुआ 11.5 से 20.5, 21.5 से 30.5, 31.5 से 40.5। और आपसे पूछा गया कि ए बी सही है या ए सी सही है या बी डी सही है या सी डी सही है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो अपवर्जी वर्गांतर होता है एक्सक्लूसिव, वो कौन सा इसका उदाहरण सही है। तो इसका जो सही उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा आपका बताइए। तो आपका सही उदाहरण हो जाएगा पहला वाला एक तो, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो गया और उसके बाद दूसरा वाला ये वाला आपका सी वाला। ठीक है, तो ए और सी वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संबंध में कौन सा मूल्य सही नहीं है, विच वैल्यू इज नॉट ए ट्रू रिगार्डिंग नियरेस्ट नेबर इंडेक्स। ऑप्शन दिए हैं 0, 1, -2, 2.15। तो इसमें से आप जानते हैं कौन सा आपका सही नहीं है, तो वो आपका है कौन सा, -2। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपेरेटिव स्केल टेक्निक्स। ऑप्शन दिए हैं रैंक ऑर्डर, कंसेंट सम, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल एंड पेयर्ड कंपैरिजन। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए कौन सा। तो आपका जो वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल है वो क्या है, तुलनात्मक स्केल की तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन दिए हुए सुविधा अनुसार प्रतिदर्श, मतलब कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा है कोटा प्रतिदर्श, कोटा सैम्पलिंग, निर्णय प्रतिदर्श, जजमेंट सैम्पलिंग, चौथा है स्तरबद्ध प्रतिदर्श, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो कौन सी है इसमें से, वो है आपकी कौन सी है, वो है आपकी स्तरबद्ध प्रतिदर्श। ओके, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अगला प्रश्न है कि एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है, इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। A researcher is interested in studying the prospects of particular product in a rural area. What tools should be preferred for a study? ऑप्शन दिए निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार इंटरव्यू, प्रश्नावली क्वेश्चनेयर, अनुसूची शेड्यूल। तो आप बताइए कि अगर अनुसंधानकर्ता कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाता है और कोई उत्पाद है, मान लो कि सब्जी का उत्पादन हो गया या किसी प्रकार का खाद्यान्न फसल का उत्पादन हो गया, उसके अध्ययन की संभावनाओं को अगर जानना चाहता है तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करेगा। तो आपको सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो आप क्या करेंगे, प्रश्नावली बनाएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि शोध का मुख्य ध्येय क्या है, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑप्शन दिए हुए साहित्य की समीक्षा करना, टू रिव्यू द लिटरेचर, पहले से ज्ञात का सारांश करना, टू समराइज व्हाट इज द ऑलरेडी नोन, थर्ड अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, चौथा नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक
एक्सप्रेस इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो शोध का मुख्य ध्येय आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि 4th नंबर ऑप्शन है कि नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना। अगला प्रश्न है नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटती जाती है? सैंपलिंग एरर डिक्रीज विद द, ऑप्शन दिए हैं नमूने के आकार में वृद्धि के साथ, डिक्रीज इन सैंपल साइज, दूसरा है नमूनों के आकार में वृद्धि के साथ इंक्रीज इन सैंपल साइज, तीसरा यादृच्छिकरण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, चौथा विश्लेषण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि नमूने के आकार में अगर आप वृद्धि करते हैं तो नमूना लेने में जो गलती है वो घटती जाती है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का मैं अंतिम प्रश्न इसको बनाता हूं, और यह है कि शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? रिसर्च एथिक्स इज डू नॉट इंक्लूड, ऑप्शन दिए हुए हैं ईमानदारी ऑनेस्टी, उसके बाद व्यक्ति परकता सब्जेक्टिविटी, तीसरा न्याय निष्ठा इंटीग्रिटी, चौथा वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। तो शोध नैतिकता में जो शामिल नहीं होता है वो कौन सा है? वो आपका है व्यक्ति परकता या सब्जेक्टिविटी। तो उम्मीद है कि ये जो आपको 20 प्रश्न बताए गए हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपसे प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्नों का जो तरीका रहेगा वो इसी तरह का रहेगा। तो इस वीडियो में जो आपने 20 प्रश्न देखे वो ज्यादातर आपके सबसे ज्यादा जो थे वो थे आपके स्टैट्स से, ठीक है। इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उनमें जो आपका था वो कार्टोग्राफी से थे, उसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें आपका जो है बेसिक्स से रिमोट सेंसिंग थे। तो उम्मीद है कि अगर आप अभी 50 प्रश्न इसमें बचे हुए हैं फर्स्ट पेपर में, उनको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और इन उपयोगी वीडियोस को आप देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। हमने कुल 100 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर ज्योग्राफी विषय का, और वो प्रश्न पत्र था आपका फर्स्ट प्रश्न पत्र। अब हम लोग इस वीडियो में 101 नंबर प्रश्न से और आगे के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? The conclusions findings of which type of research cannot be generalized to other situations? ऑप्शन दिए हुए हैं शुद्ध विज्ञान अनुसंधान मतलब प्योर साइंस रिसर्च, दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा है प्रायोगिक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, चौथा है कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। अब बताइए कि किसमें जो है जो सारांश होते हैं या निष्कर्ष होते हैं उन्हें अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। बताइए कौन सा है? तो वो है आपका किसमें, वर्णनात्मक अगर कोई अनुसंधान है डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें आप जो है उसको सामान्यीकृत नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है आपका कि शोध समस्या के चयन में निम्न में से किसको दृष्टिगत नहीं रखा जाता है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम? ऑप्शन दिए है रुचि, प्रासंगिकता, मूल्यांकन, नैतिक मुद्दे मतलब इंटरेस्ट, रिलेवेंस, इवैल्यूएशन एंड एथिकल इश्यूज। तो आपका जो सही है विकल्प कौन सा है? वो है आपका मूल्यांकन। ओके। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन? ऑप्शन दिए हैं पर्यवेक्षण या अवलोकन जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, दूसरा है प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनेयर, साक्षात्कार इंटरव्यू, व्यक्तिगत प्रलेख या जनगणना मतलब पर्सनल रिकॉर्ड्स और सेंसस। तो कौन सा इसमें कहा जा रहा है कि क्या है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? सबको मालूम है कौन सा, जनगणना या व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल रिकॉर्ड्स और सेंसस। ये क्या होते हैं? ये द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उस सैद्धांतिक ढांचे का क्या नाम है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट? ऑप्शन दिए हुए हैं शोध परिकल्पना मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध का संक्षिप्त प्रस्ताव सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, शोध पैराडाइम, चौथा है शोध अभिशिल्प मतलब रिसर्च डिजाइन। तो बताइए कि कौन सा जो है इसके सैद्धांतिक ढांचे का जो है
नाम है जिसके अंतर्गत शोध होता है। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है, वो है आपका शोध अभिशिल्प, जिसे बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक आंकड़े संकलित करने का तरीका या विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा कलेक्शन मेथड। ऑप्शन दिए हुए रिसर्च प्रश्न मतलब रिसर्च क्वेश्चंस, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तीसरा है डाक सर्वेक्षण प्रणाली पोस्टल सर्वे क्वेश्चनियर, और चौथा है अनुसूची या शेड्यूल। तो कौन से आंकड़े एकत्रित करने की विधि नहीं है, अब आपको बताना है। तो जो नहीं है वो है आपका कौन सा शोध प्रश्न, जिसे बोलते हैं रिसर्च क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न है कि एक शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ए रिसर्च रिपोर्ट इज ए ब्रीफ ऑफ, ऑप्शन दिए शोध प्रक्रिया का मतलब रिसर्च प्रोसेस का, दूसरा है शोध प्रश्न का रिसर्च प्रॉब्लम का, अब यहाँ पे प्रश्न ना होकर के समस्या होना चाहिए। अगला है आपका कि आंकड़ों के संग्रहण का डेटा कलेक्शन का, आंकड़ों के संपादन का डेटा एडिटिंग का। तो ये आपसे पूछा गया है, आप इसको देख लीजिए और आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, आपको मालूम होगा, तो वो किया जाता है किसका, रिसर्च प्रोसेस का, किसका, शोध प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है कि अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता है तो किस प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है। विच सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड इफ पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस। ऑप्शन दिए हुए यादृच्छिक मतलब रैंडम, सब प्रयोजन पर्पजिव, स्तरबद्ध स्ट्रेटिफाइड, निर्णय मतलब जजमेंटल। तो आपका कौन सा है जो प्रतिचयन का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए। अगर कोई आंकड़ा यूनिफॉर्म नहीं है तो बताइए कौन सा यूज करते हैं। तो जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्तरबद्ध मतलब कि स्ट्रेटिफाइड। ओके, अगला प्रश्न है कि प्लेगरिज्म या साहित्य चोरी में शामिल है। प्लेगरिज्म इंक्लूड्स, ऑप्शन दिए हुए हैं देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, कि बिना संदर्भ दिए दूसरे के काम की नकल करना, कॉपी अदर्स वर्क विदाउट रेफरेंसिंग, दूसरा अपने स्वयं के काम की नकल करना, कॉपी वंस ओन वर्क, तीसरा स्वयं के नाम से किसी दूसरे के काम को प्रकाशित करवाना, पब्लिशिंग अदर्स वर्क इन द नेम ऑफ ओन सेल्फ, और उसके बाद चौथा है दूसरे पत्र पत्रिकाओं में अपने पूर्व में प्रकाशित काम का पुनः प्रकाशन करवाना, रिपब्लिकेशन ऑफ ओन वर्क इन अनदर जर्नल। अब आपसे पूछा गया है सही उत्तर का चुने, ए बी सी सही है या ए बी सी डी सही है या ए बी डी सही है या बी सी डी सही है। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही है। तो जो सही है आपका वो चारों आपके सही हैं, ये चारों साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आते हैं। कौन से, प्लेगरिज्म जो होता है मतलब साहित्यिक चोरी है, उसमें ये जो चारों आपके दिए हुए सेंटेंस दिए हुए चारों जो श्रेणियां हैं ये प्लेगरिज्म के अंतर्गत आती हैं। आपको पढ़ लिए होंगे, जैसे क्या होगा कि पहला बिना संदर्भ दिए दूसरे का काम की नकल करना, दूसरा स्वयं के काम की नकल करना, तीसरा स्वयं के नाम से किसी दूसरे के काम को प्रकाशित करना, और चौथा दूसरे पत्र पत्रिकाओं में अपने ही जो प्रकाशन हुआ उसी का पुनः प्रकाशन करवाना। ये चारों जो है साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी संदर्भ उद्धरण शैली नहीं है। विच among the following is not a reference citing style। ऑप्शन दिए हैं एपीए, एमएलए, हार्वर्ड एंड शिकागो। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप बताइए कि कौन सा आपका जो है सही विकल्प है। तो ये जो आपका दिया हुआ है हार्वर्ड, ये आपका नहीं है, ये डब्ल्यू दिया हुआ देखिए क्या है, कौन सी नहीं है, तो यही आपकी जो है क्या है, नहीं है स्टाइल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बहुचर विश्लेषण विधि है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ऑप्शन दिए हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा है साधारण सहसंबंध सिंपल कोरिलेशन, चौथा है साधारण समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन। तो बहुचर विश्लेषण की जो विधि है कौन सी है, वो है आपकी कौन सी, वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट मल्टीवेरिएट की। अगला प्रश्न है, अब भूगोल से प्रश्न आएंगे, आप अभी तक आपने देखा 10 प्रश्न आपके रिसर्च से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, ऑप्शन दिए हैं फ्रेडरिक रेडजर, कार्ल रिटर, एराटोस्थेनीज एंड रिचर्ड हॉटसन। तो सभी लोगों को मालूम है कौन सा है, वो है आपका एराटोस्थेनीज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भूगणित का प्रतिपादक कहा जाता है। हु अमंग्स्ट
द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ जियोडेसी? ऑप्शन दिए हुए हैं एराटोस्थेनीज, हिप्पार्कस, हेरोडोटस एंड हिकेटियस। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा, वो है आपका एराटोस्थेनीज। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले इमैनुअल कांट दर्शन शास्त्री थे। इमैनुअल कांट हु propounded the gaseous hypothesis about the origin of earth was a or an a philosopher? ऑप्शन दिए हुए हैं यूनानी मतलब ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच या अमेरिकन। तो वो कहाँ के रहने वाले थे, ये आपसे पूछा गया है। कहाँ के थे, ये थे जर्मन, क्या जर्मन फिलोसफर थे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य एवं विशिष्ट के रूप में विभाजित किया गया। ज्योग्राफी वाज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू जनरल एंड स्पेशल बाय। ऑप्शन दिए हैं वारेनियस द्वारा, कांट द्वारा, हम्बोल्ट द्वारा या रिटर द्वारा। तो आपको सभी लोगों को मालूम है कौन सा, वारेनियस द्वारा किया गया था। कब, 1650 में। अगला प्रश्न है आपका कि भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार है। द अप्रोच इन ज्योग्राफी which states that action are motivated by cognitive processes in the sense of। ऑप्शन दिए हैं मानववाद का मतलब ह्यूमैनिज्म का, प्रत्यक्षवाद का पॉजिटिविज्म का, व्यवहारवाद का बिहेवियरलिज्म का, अतिवाद का रेडिकलिज्म का। तो बताइए कि वह कौन सा दृष्टिकोण है जो कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा है, वो है आपका व्यवहारवाद का, थर्ड वन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं था? Who from the following was not a Greek geographer? ऑप्शन दिए हेरोडोटस, क्लॉडियस टॉलमी, होमर या इराटोस्थेनीज। तो यूनानी जो भूगोलवेत्ता नहीं थे वो थे कौन आपके, वो थे आपके कौन, वो है क्लॉडियस टॉलमी जो कि रोमन भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है कि भूगोल में एक स्मरणीय लेखन कार्य जो अल्मागेस्ट के नाम से जाना जाता है को किसने लिखा था? द फेमस monumental work in geography known as the Almagest was scripted by। ऑप्शन दिए हैं क्लॉडियस टॉलमी, स्ट्रेबो, अरस्तु और प्लेटो। तो आपका जो सही विकल्प हो कौन सा है, वो है आपका क्लॉडियस टॉलमी। अगला प्रश्न है पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद इज। ऑप्शन दिए हैं अल मसूदी, अल इदरिसी, अल बरूनी एंड इब्न बतूता। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है, वो है आपका अल बरूनी। अब अल बरूनी की और जो भी किताब है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे? हु amongst द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिटर्मिनिस्ट? ऑप्शन दिए हैं विडाल डी लाप्लास, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर एंड डेमोलेंस। तो आप बताइए कि कौन सा एक निश्चयवादी नहीं थे। सबको मालूम हो गया होगा कौन सा, वो थे विडाल डी लाप्लास जो कि संभववाद के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है 120 नंबर कि ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज नामक पुस्तक किसने लिखी? दैट बुक ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज वाज ऑथर्ड बाय। ऑप्शन दिए हैं डडले स्टॉर्म, एस जे स्मिथ, हैफोर्ड जे मैकेंडर एंड एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो जो सही आपकी है उत्तर वो कौन सा है, वो है मैकेंडर की किताब है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक हैं। द फेमस स्क्रिप्ट सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट इज रिटन बाय। ऑप्शन दिए हैं टॉलमी, स्ट्रेबो, एल्वर्ट्स हंटिंगटन एंड रिचर्ड हार्टसोन। तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट सभी को मालूम है एल्वर्ट्स हंटिंगटन ने किताब लिखी थी। कौन सा, थर्ड वन ऑप्शन जो हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रतिपादित की थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन दिए हैं फ्रांसीसी स्कूल ने, जर्मन स्कूल ने, ब्रिटिश स्कूल ने या अमेरिकन स्कूल ने। तो स्थानिक संगठन की जो संकल्पना थी वो प्रतिपादित की थी जर्मन स्कूल ने। अगला प्रश्न है किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? विच मिडुअल ज्योग्राफर एक्सटेंसिवली इम्प्रूव्ड टॉलमीज वर्क्स? ऑप्शन दिए अल इदरिसी, अल बरूनी, इब्न बतूता एंड इब्न खालदून। तो टालमी के कार्यों को मध्यकालीन में युग में किसने व्यापक सुधार किया था? वो किया था आपका किसने, अल इदरिसी ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है? हु among the following is known as father of modern geography? ऑप्शन दिए कांट, रिटर, हम्बोल्ट एंड हिकेटियस।
तो आधुनिक भूगोल के जो पिता के रूप में जाने जाते हैं वो संयुक्त रूप से जाने जाते हैं हम्बोल्ट और रिटर। लेकिन अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग दिया गया है, तो उसमें से सबसे ज्यादा है वो है आपका अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। तो आपका सही विकल्प है हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है? विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स पॉसिबिलिज्म? ऑप्शन दिए हैं ब्लास, ब्रून, सावर। दूसरा है रेड जेल सैंपल एंड सावर। तीसरा है हंटिंगटन रेड जेल सैंपल। चौथा है स्ट्रेबो, सावर एंड कांट। तो केवल संभववाद मतलब पॉसिबिलिज्म को जो समर्थक थे वो कौन सा ग्रुप है जो उनको प्रदर्शित करता है? तो वो ग्रुप है आपका ब्लास, ब्रून्स एंड कार्ल सावर का। ये आपका सही है। अगला 126 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि वह सिद्धांत जिसमें प्रकृति पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है। द प्रिंसिपल इन विच द इफेक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमंस इज कंसीडर्ड पैरामाउंट। ऑप्शन दिए हुए हैं नियतिवाद मतलब डिटर्मिनिज्म, संभववाद पॉसिबिलिज्म, नवनियतिवाद न्यू डिटर्मिनिज्म एंड संभाव्यवाद प्रोबेबिलिज्म। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? वो है आपका नियतिवाद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? Who among the following is known as founder of modern human geography? ऑप्शन दिए हैं फ्रेडरिक रेडजल, एवी हम्बोल्ट, एल्बर्ट हंटिंगटन एंड कार्लो सावर। तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? वो है आपका फ्रेडरिक रेडजल। अगला प्रश्न है कौन, कहां, क्या, कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन करता है? द स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ इज। ऑप्शन दिए हुए हैं अतिवादी भूगोल मतलब कि रेडिकल ज्योग्राफी। दूसरा है क्षेत्रीय विभेदीकरण, एरियल डिफरेंशिएशन। तीसरा है तंत्र विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। चौथा है कल्याण परक भूगोल मतलब वेलफेयर ज्योग्राफी। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा आपका कल्याण परक भूगोल। आपको मालूम होगा स्मिथ का नाम। अगला प्रश्न है कि कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं। इस कथन हेतु श्रेय दिया जाता है। देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। क्रेडिट इज गिवन टू दिस स्टेटमेंट। ऑप्शन दिए हैं ब्रून्स को, ब्लास को, फेब्रे को या रिटर को। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? वो है आपका फेब्रिक। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पौराणिक द्वीप्स और मैथोलॉजिकल आइसलैंड्स बिलोंग्स टू द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन दिए जम्बू द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर या सालामाली द्वीप। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका कौन सा? शक द्वीप। तो उम्मीद है कि ये जो आपको 30 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे जो 20 प्रश्न और बचे हुए हैं इस प्रथम प्रश्न पत्र में, कुल 150 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, उन प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोज को उनको जरूर शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है, जैसे मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ वाले या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी ज्योग्राफी रिलेटेड एग्जाम्स हैं, तो उनको शेयर करिए जिससे कि इन वीडियोस को फायदा हो सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं 131 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक। प्रश्न पत्र था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब ज्योग्राफी विषय का, जिसमें 130 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। 131 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? Which one from the following was the largest volcanic eruption in the 20th century? ऑप्शन दिए हैं नोवा रप्टा, माउंट सेंट हेलेंस, मोना किया या येलोस्टोन। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे था? तो वो था आपका सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट था वो था आपका नोवा रप्टा। अब आप बताइए कि ये स्थान कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? Which one of the following statements is not an evidence proposed by Wegener? ऑप्शन दिए हुए हैं पुराजीवाश्म प्रमाण, द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नंबर 2 महाद्वीपों की जिग्सा फिट सेटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। नंबर 3 पूरा जलवायु प्रमाण, पैलियोक्लाइमेटोलॉजिकल एविडेंसेस। चौथा लेमिंग जीवों का विलुप्त होना, एक्सटिंक्शन ऑफ लेमिंग्स। तो आप बताइए कि इनमें से
कौन सा वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण नहीं था? तो जो प्रमाण वेगनर द्वारा नहीं किया गया था वो था लेमिंग जीवों का विलुप्त होना। अगला प्रश्न है, छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच में स्थित है। द माइनर प्लेट कैरोलिन प्लेट लाइज बिटवीन, ऑप्शन दिए हुए हैं, अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, मतलब अंटार्कटिक एंड प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, अंटार्कटिक एंड पैसिफिक प्लेट। दूसरा है फिलिपीनियन व इंडियन प्लेट के बीच में। तीसरा है दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, या मध्य अमेरिका या प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। इंग्लिश वर्जन आपके दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कैरोलिन प्लेट जो स्थित है वो किसके बीच में है? वो है आपकी फिलिपाइन व इंडियन प्लेट के बीच में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, उसको छांटिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है, पहला है कि भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः भ्रंश के किनारे ही निकलती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी कॉजिंग एन अर्थक्वेक यूजुअली अकर्स अलोंग ए फॉल्ट। नंबर 2, अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। एपिसेंटर इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस टू द फोकस। नंबर 3, सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द एस्थेनोस्फीयर। चौथा है, भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोसेंटर। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो जो आपका कथन असत्य है वो है कि सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते हैं, यही आपका असत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्लोवेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट, मतलब सबसे कम गति किसकी है। ऑप्शन दिए पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की, मतलब ईस्ट पैसिफिक राइज। दूसरा है आर्कटिक कटक की, आर्कटिक रिज की। तीसरा है नाजका प्लेट। चौथा है कोकोस प्लेट। तो आप बताइए कि किसकी है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका आर्कटिक कटक की। तो आर्कटिक कटक की जो गति है वो दिए गए विकल्पों में न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। Which of the following is not an example of divergent boundaries? ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडियन प्लेट एवं अंटार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा, बाउंड्री बिटवीन इंडियन एंड अंटार्कटिक प्लेट्स। नंबर 2, नाजका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा, बाउंड्री बिटवीन नाजका एंड पैसिफिक प्लेट्स। नंबर 3, मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। नंबर 4, प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलिपाइन प्लेट के बीच की सीमा, बाउंड्री बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड फिलिपाइन प्लेट। तो अपसारी प्लेट का उदाहरण कौन सा नहीं है ना। तो इसमें से जो नहीं है वो है प्रशांत महासागर प्लेट एवं फिलिपाइन प्लेट के बीच की सीमा, जहां पे क्या है अभिसारी है, अपसारी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन, उसको छांटना है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला प्रश्न, पहला मतलब कथन है कि चट्टानों में भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। दूसरा है आपका, काय तरंगे धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं। द बॉडी वेव्स जनरेट सरफेस वेव्स। तीसरा है, पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। और उसके बाद चौथा है, एस तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। एस वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो जो आपका कथन असत्य है वो है आपका 4 नंबर, कि एस तरंगे जो हैं ध्वनि तरंगे जैसी होती है। ठीक है, ये आपका कथन क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है कि अपसल्कन मुख्यतः अपक्षय का एक प्रकार है। एक्सफोलिएशन इज मेनली ए टाइप ऑफ वेदरिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं, रासायनिक मतलब केमिकल, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, भौतिक मतलब फिजिकल, मानवकृत मतलब ह्यूमन कॉस्ट। तो इसमें से अपसल्कन जो है वो कौन सा अपक्षय है, वो है आपका भौतिक अपक्षय या फिजिकल अपक्षय जैसे बोलते हैं, या मैकेनिकल है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। ऑप्शन दिए हुए हिमालय, हिमालयस, आल्प्स,
एंडीज एंड ऑप्लेशियन। तो वलित पर्वत का जो उदाहरण नहीं है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ऑप्लेशियन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृंसोत पर्वत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्ट माउंटेन। ऑप्शन दिए हैं आल्प्स पर्वत, ऑप्लेशियन पर्वत, यूराल पर्वत व वासजेस पर्वत। तो वृंसोत पर्वत का जो उदाहरण है, मतलब फॉल्ट माउंटेन का जो उदाहरण है, वो है आपका कौन सा, वासजेस पर्वत। कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोल्केनिक माउंटेन। ऑप्शन दिए माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, माउंट मेयान, माउंट सियरा नेवादा। तो आपका जो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है वो है आपका माउंट सियरा नेवादा। ओके। अगला प्रश्न है कि जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम क्या है। द नेम ऑफ द वाटरफॉल विच इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इज। ऑप्शन दिया हुआ है कि तुजेला फॉल्ट, नंबर 2 एंजल, नंबर 3 विक्टोरिया, नंबर 4 वाजेनिया। तो इनमें से कौन सा उस पे स्थित है, क्या, दोनों देशों की सीमाओं पर। तो जो दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है वो है आपका विक्टोरिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जोनल सॉइल। ऑप्शन दिए हैं जलोढ़ मृदा, प्रेयरी मृदा, लेटेराइट मृदा एंड चेरनोजम। मतलब एलुवियल सॉइल, प्रेयरी सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड चेरनोजम। तो आपका जो कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है वो है आपका कौन सा, वो है आपका जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है कि घाटी रंध्र स्थलाकृतियां संबंधित हैं। द लैंडफॉर्म्स वैली सिंक्स आर एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दिए नदी से मतलब रिवर, भूमिगत जल से ग्राउंड वाटर, हिमानी ग्लेशियर, पवन विंड। तो आपका पूछा गया घाटी रंध्र किससे संबंधित है, तो घाटी रंध्र आपका संबंधित है किससे, भूमिगत जल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्क नाम से भी जाना जाता है, सर्क इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं नेव, रिमेयर, CWM या अरेथ। तो सर्क का दूसरा नाम और कौन सा हो सकता है बताइए मुझे, तो वो हो सकता है CWM। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भरा रहता है, भर जाता है, जो समुद्री तटरेखा निर्मित करते हैं कहलाते हैं। इन द हाई एल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स, in the high latitudes, very deep glacier troughs filled with sea water and making up shoreline are known as। ऑप्शन दिए हुए हैं अंतस्थ हिमोर मतलब टर्मिनल मोरेन्स, फियोर्ड्स या पार्श्विक हिमोर मतलब लैटरल मोरेन, या हिमधौत मैदान जिसे बोलते हैं आउटवाश प्लेन। तो क्या कहे जाते हैं उच्च अक्षांशों में अगर इस तरह के गहरे हिमनद गर्त हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है और तटरेखा का निर्माण करते हैं, तो उन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है फ्योर्ड। क्या कहा जाता है, फ्योर्ड। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 46 नंबर प्रश्न हो गया 146। अगला प्रश्न है कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द ग्लेशियल कंट्रोल थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। ऑप्शन दिए हाग, हॉल एवं डाना, डेली या शुकर्ट। तो ग्लेशियर कंट्रोल जो थियरी है वो किसने प्रतिपादित की थी, वो प्रतिपादित की थी डेली महोदय ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊपरी कोर व निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता कहलाती है। द डिसकंटिन्यूटी लाइंग बिटवीन अपर कोर एंड लोअर कोर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। ऑप्शन दिए लेमैन, गुटेनबर्ग, मोहरोविसिक और रेपिटी। तो जो कहलाती है अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच की जो है वो कहलाती है लेमैन या लेहमैन जेफरीज असंबद्धता कहलाती है। अगला प्रश्न है कि तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाया जाने वाला सकरा उंगली नुमा बालू का तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है कहलाता है। नैरो फिंगर लाइक एम्बैंकमेंट ऑफ सैंड कंस्ट्रक्टेड बाय littoral drift and connected by mainland into the open water or bay is known as। ऑप्शन दिए पुलिन मतलब बीचेस, लेगून्स, टोम्बोलो या स्पिट। तो वो जो कहलाता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पिट। तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न मतलब कि फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि सीफ के संदर्भ में सही कथन छांटिए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सीफ। पहला है कि सीफ परवलयिक बालू का स्तूप होते हैं, सीफ आर पैराबोलिक ड्यून्स।
नंबर 2, सीप केवल एक भुजा वाले बालुका स्तूप होते हैं। सीप हैज ओनली वन विंग्स। नंबर 3, सीप और बरखान समान बालुका स्तूप हैं। सीप एंड बरखान्स आर सेम ड्यून्स। नंबर 4, सीप प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। सीप्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। तो सीप के संदर्भ में जो बिल्कुल सही कथन है वो कौन सा है कि सीप केवल एक भुजा वाले बालुका स्तूप होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। तो आपने देख लिया कि कुल 150 प्रश्न जो है आपने सॉल्व कर लिए हैं और इससे जुड़े हुए और ढेर सारे 150 प्रश्न हमने आपसे पूछे भी हैं लगभग में, सभी वीडियोस को अगर मिला के देखा जाए तो आपके लगभग में 150 300 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं बहुविकल्पी। तो आपसे किसी भी परीक्षा में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपका कंपटीशन जो है अच्छा, कंपटीशन जो भी आप देने जाएं वो अच्छा हो और आपको सफलता मिल सके। तो इसके बाद हम लोग जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि इन वीडियोज को बनाने का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद।